हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी बड़ा अपडेट आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो द प्रिंट की साइट से आ रहा है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडियन नेवी का कंपटीशन चल रहा है जिसके अंतर्गत करीबन 27 एयरक्राफ्ट जो हैं वो इंडियन नेवी को एक्वायर करने हैं और ये INS विक्रांत पर बेस्ड होंगे। तो इस कंपटीशन में 2 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अमेरिकन FA-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रेंच डसॉ एविएशन का रफाल। तो इन एयरक्राफ्ट के जो ट्रायल्स हैं ये कम्प्लीटली कंडक्ट किए जा चुके हैं शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी गोवा से, और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो इवेलुएट हो रहे हैं और बहुत जल्द ही विनर अनाउंस कर दिया जाएगा। तो द प्रिंट के हिसाब से यहाँ पर इस प्रोग्राम में जो फ्रंट रनर है ये सरप्राइजिंगली डसॉ का रफाल है। तो इंडियन नेवी द्वारा एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो सबमिट करी गई है डिफेंस मिनिस्ट्री को, जिसमें परफॉर्मेंस कंपेयर करी गई है सुपर हॉर्नेट और रफाल की, जो कि बेस्ड है इवैल्यूएशन ट्रायल्स पे जो कि कंडक्ट किए गए थे। तो जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन बाहर निकल कर आई है उसमें ये चीज़ निकल कर सामने आई है कि रफाल M ने सारे क्राइटेरिया को पूरा किया है, यानी कि कुछ कमी जो है वो FA-18 की परफॉर्मेंस में इंडियन नेवी ने पाई है। बाकी लिफ्ट साइज को लेकर जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके जवाब में ये बात बताई गई कि कुछ एंगल पे दोनों एयरक्राफ्ट को खड़ा करके ऊपर और नीचे ले जाया जा सकता है। तो ये कोई स्ट्रेट आंसर नहीं था। अगर इशू ना होता तो ये बात सीधे सीधे कही जा सकती थी। तो भले ही आप एयरक्राफ्ट को किसी एंगल में रखकर लिफ्ट पर फिट कर दें, पर हैंगर में घुसने के लिए उसे उसी गेट से गुजरना पड़ेगा जो कि ऑलमोस्ट लिफ्ट की साइज का है। तो यहाँ पर FA-18 सुपर हॉर्नेट को डेफिनेटली थोड़ा एडवांटेज है क्योंकि विंग्स फोल्ड होने के बाद उसकी जो विंग्स लेंथ है वो रफाल के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है, लेकिन अगेन वो भी एक टाइट फिट है। तो हमारे हिसाब से इस लिफ्ट के मुद्दे को तब तक हम क्लियरली डिस्कस नहीं कर सकते जब तक हम प्रैक्टिकली इन एयरक्राफ्ट के ऑपरेशंस को INS विक्रांत से होता हुआ नहीं देखते, क्योंकि पहले कुछ रिपोर्ट्स जो आ रही थी वो ये सजेस्ट करती हैं कि रफाल के विंग्स के कुछ पार्ट्स जो हैं वो रिमूव करने पड़ते हैं लिफ्ट पे लोड करने से पहले। बाकी FA-18 सुपर हॉर्नेट बिना चेंजेस के लिफ्ट पे लोड हो जाता है। तो ये चीज़ हम बात के लिए छोड़ते हैं। बाकी रफाल को एक एडवांटेज ज़रूर है कि वजन के मामले में रफाल जो है वो MiG-29K के बराबर है, और जो INS विक्रांत का अरेस्टिंग केबल है ये MiG-29K के हिसाब से ही बनाया गया है। तो वजन बराबर होने की वजह से रफाल की लैंडिंग में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि FA-18 सुपर हॉर्नेट करीबन 5 टन भारी है MiG-29K के कंपैरिजन में। तो जो अरेस्टिंग केबल है वहां पर ज़्यादा स्ट्रेस उस एयरक्राफ्ट की वजह से आएगा। तो यहाँ पर क्लियरली रफाल को एक अच्छा खासा एडवांटेज है। तो ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो 27 एयरक्राफ्ट लिए जाएंगे ये इंटरिम सॉल्यूशन होंगे TEDBF के सर्विस इंडक्शन से पहले, जो कि 2026-2027 में अपनी फर्स्ट फ्लाइट करेगा और 2032 तक इंडियन नेवी की सर्विस को ज्वाइन करेगा, और ज्वाइन करते ही MiG-29K को रिप्लेस करेगा। तो रफाल M का चूज किया जाना डेफिनेटली इंडियन मिलिट्री एज अ होल के हिसाब से प्रॉफिटेबल है, क्योंकि कॉमनैलिटी रहेगी एयरफोर्स और नेवी के बीच में। ये चीज़ हम जानते हैं कि MiG-29 जो हैं वो एयरफोर्स द्वारा भी यूज़ किए जाते हैं और इंडियन नेवी द्वारा भी यूज़ किए जाते हैं इनके लेटेस्ट K वर्जन्स। सिमिलरली एयरफोर्स द्वारा रफाल यूज़ किए जाते हैं, वैसे ही रफाल M अगर नेवी द्वारा यूज़ किए जाते हैं तो पार्ट्स और स्पेयर्स को लेकर ज़्यादा दिक्कतें जो हैं वो नहीं आएंगी। और उसके बाद MRFA कंपटीशन के अंतर्गत रफाल के सिलेक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं जो 114 एयरक्राफ्ट लिए जाने हैं, इस पर भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि ये भी बैचेस में लिए जा सकते हैं, जिसमें इनिशियली 54 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए जा सकते हैं, जिसमें से 18 जो है वो डायरेक्टली ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से लिए जाएंगे और बाकी जो है वो इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। तो अगर नेवी और एयरफोर्स मिलकर इन ऑर्डर को देती है तो दोनों को यहाँ पर फायदा हो सकता है। बाकी डील साइनिंग की बात करें तो इसके अच्छे खासे चांसेस नजर आते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो, जिसके अंतर्गत डायरेक्टली ये एयरक्राफ्ट जो है वो OEM से लिए जाए। और यहाँ पर भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि हो सकता है फ्रांस जो है वो अपने कुछ इन सर्विस रफाल पहले इंडियन नेवी को दे दे, ताकि ये बहुत जल्दी इंडियन नेवी की सर्विस को ज्वाइन कर ले और ऑपरेशनल हो जाए। तो अगर रफाल एयरफोर्स की भी चॉइस बनता है, जिसके सबसे अच्छे खासे चांसेस लग रहे हैं, तो दोनों डील को साथ में कंक्लूड करना ज़्यादा समझदारी होगी। लेकिन अगर MRFA कंपटीशन घसीटा जाता है तो नेवी का भी यहाँ पर नुकसान हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो इस लिहाज से ये बेहतर होगा कि नेवी अपना प्रोग्राम जो है वो अलग से एग्जीक्यूट करे ताकि उन्हें समय पर एयरक्राफ्ट मिल सके। बाकी रफाल का चूज किया जाना एक स्टेप आगे बढ़ाएगा इंडिया और फ्रांस की पार्टनरशिप को,
और इंडिया और फ्रांस द्वारा जो जेट इंजन बनाया जा सकता है उसकी पॉसिबिलिटी को भी और ज्यादा बेहतर बनाएगा। और फ्रांस बड़ी डील की पॉसिबिलिटी की वजह से हो सकता है ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए अग्री करे। तो अगर रफाल का टीओटी मिलता है तो इन्हें लंबे समय के लिए ऑपरेट करने में हमें आसानी होगी, साथ ही साथ हमें किसी पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए नेवी के लिए बेनिफिशियल है। और ये एडवांटेज आपको FA-18 सुपर हॉर्नेट के साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि एयरफोर्स को वो एयरक्राफ्ट ऑफर ही नहीं किए गए हैं, तो वहां पर टीओटी के चांसेस जो हैं वो बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। बाकी क्लियरली हम यहाँ पर चीजें तभी कह पाएंगे जब इसका रिजल्ट नेवी द्वारा ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा। इसी बात पर हम इस वीडियो को भी खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।